नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राष्ट्रपति जी के द्वारा 13 राज्यों के नए राज्यपाल और यूटी के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई, लेकिन कांग्रेस को यह लिस्ट रास नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें एक नाम ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे और अब उनको जज के रूप में जो वो रिटायर हुए उसके थोड़े ही दिन बाद आंध्र प्रदेश का उनको राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जो कांग्रेस इन पर सवाल उठा रही है, क्या इस कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जब ये काम किए थे तब इस पर विचार क्यों नहीं हुआ? ये ऑब्जेक्शन क्यों खड़ा किया जा रहा है? क्यों इनको ट्रोल किया जा रहा है? जो पूर्व जस्टिस हैं एस अब्दुल नजीर, इनके नाम पर क्यों इस तरह से पूरी टूल किट एक्टिव हो गई है और इनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये मोदी के लिए काम कर रहे थे? जबकि आप देखेंगे कि जिन बातों को लेकर के एस अब्दुल नजीर को ट्रोल किया जा रहा है, जिस फैसलों को लेकर के कांग्रेस सवाल उठा रही है, उनमें खास तौर पर एक राम मंदिर को लेकर था, राम जन्मभूमि के मामले में फैसला दिया था, ट्रिपल तलाक को लेकर इनका फैसला था, नोटबंदी को इन्होंने सही ठहराया था। और इस तरह से आपको बता दें कि जो फैसले दिए थे, कांग्रेस उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हुए ये कह रही है कि ये आपको बता दूं, जो कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, वो कह रहे हैं कि अरुण जेटली जी का एक वीडियो उन्होंने शेयर किया और उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जो भाजपा के थे वो भी ये कह रहे थे कि भाई जो है पूर्व के दिए गए फैसले बाद में इसको वो इफेक्ट डालते हैं। लेकिन ये कांग्रेस सवाल का जवाब नहीं देती है कि जब आपके कार्यकाल में कुछ ऐसे पूर्व जजों की नियुक्ति की गई थी जिसमें कि पी सतशिवम केरल के 21वें राज्यपाल बनाए गए थे, उसी तरह एम फातिमा बीबी को तमिलनाडु का राज्यपाल जब कांग्रेस ने नियुक्त किया था, क्या उनको भी कांग्रेस ने इसी तरह के फैसले देने की वजह से राज्यपाल नियुक्त किया था? सवाल अगर करते हैं तो इसमें आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि वो न्यायपालिका से जुड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, वो कहते हैं कि मैं जो पूर्व जज हैं एस अब्दुल नजीर, इनका मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो कह रहे हैं संवैधानिक तौर पर मेरा ऑब्जेक्शन है कि इनको राज्यपाल क्यों बनाया गया है। सवाल यह है कि क्या कोई जज इस तरह से किसी पार्टी के कहने पर अपने फैसलों को परिवर्तन करता है? क्या वो सरकार के दबाव में काम करता है? ये कांग्रेस क्या कहना चाहती है? आपको ये बता दूं, ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा किसी भी फैसले पर इस तरह का सवाल उठाया गया हो। 2014 के बाद से अब तक मोदी की कैबिनेट ने जो भी फैसले लिए हैं, चाहे वो कृषि बिल का मुद्दा हो, चाहे वो सीए को लेकर हो, फिर चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, हर मुद्दे में कांग्रेस ने उसका विरोध किया है और उसके बारे में जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम इस तरह का काम करता है कि उसको ट्रोल करने लगते हैं। जहां तक बात करें एक कट्टरपंथियों की, उन कट्टरपंथियों को आप देखेंगे कि उनके लिए ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, वो कभी हीरो नहीं रहा है। वो इतना ही नहीं, हमने देखा कि हमारे देश के जो महान वैज्ञानिक थे, जिनको मिसाइल मैन कहकर नवाजा गया था, हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, उनको भी आज तक कोई कट्टरपंथी अपना हीरो नहीं मानता। इसी तरह आपको बताएंगे आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। वो पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यपाल बनाया, उनके बारे में तो ये कट्टरपंथी लोग ये तक कह देते हैं वो तो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि वो गीता की बात करते हैं, वो रामायण की बात करते हैं, वो राम की बात करते हैं, वो सनातन संस्कृति की बात करते हैं, साथ के साथ वो कट्टरपंथियों को भी घेरने की बात करते हैं, ये कह करके कि ये देश है, ये देश सनातनी है और यहां जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं उनको बहुसंख्यकों का आदर करना चाहिए, उनको गौ का आदर करना चाहिए, उनको राम का आदर करना चाहिए, उनको हिंदुओं की भावनाओं का आदर करना चाहिए। तो ये लोग कहते हैं वो तो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि जो उनकी भाषा है वो तो किसी मुसलमान की भाषा नहीं हो सकती। अब ये मुट्ठी भर कट्टरपंथी लोग, वो उन्हीं की भाषा, ये कांग्रेस बोल रही है
ये एक कांग्रेस का कल्चर हो गया है कि जो भी देशभक्त लोग हैं उनके ऊपर सवाल उठाओ। आपने देखा होगा ये जो कांग्रेस है आज राज्यपाल के मुद्दे पर जिस तरह से ये एजेंडा बना रही है, ये एक एजेंडे को सेट करने की कोशिश इस सारे इकोसिस्टम के जरिए कर रही है। इनकी एक सोची समझी रणनीति है कि ये इस तरह के कोई भी जज यदि कोई देश हित का फैसला करेंगे तो उनको ये ट्रोल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ये चाहती है कि जो न्यायपालिका है वो हर फैसला मोदी सरकार के विरुद्ध दे, भाजपा शासित राज्यों के विरोध में दे, हिंदुओं के विरोध में दे, सनातन संस्कृति के विरोध में यदि कोई फैसले देगा तो वो तो कांग्रेस का हीरो है, वो इन कट्टरपंथियों का हीरो है। लेकिन यदि कोई सच की बात करेगा तब ये उसको कहेंगे कि ये तो मुस्लिम नहीं है, ये तो जो है जज ही नहीं है, इसके तो फैसले मोदी के दबाव में हो रहे हैं और मोदी जी इनको राज्यपाल बना रहे हैं तो ये फेवर किया जा रहा है, ये इनको इनाम दिया जा रहा है। तो मैं उन कट्टरपंथियों से और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो राम जन्मभूमि के फैसले में जब ये एस अब्दुल नजीर जी जब न्यायाधीश के रूप में थे तब क्या उस खंडपीठ का हिस्सा होने के कारण ये ऐसा फैसला देते कि भाई मेरे कम्युनिटी के लोग क्या चाहते हैं, या सबूत के और तथ्यों के आधार पर फैसला होता है? क्या कांग्रेसी ये कहना चाहते हैं कि ये जो एस अब्दुल नजीर हैं ये फैसला देते कि राम का कोई तो अस्तित्व नहीं है, अयोध्या में तो वो तो पैदा ही नहीं हुए और राम जन्मभूमि पर कोई अधिकार हिंदुओं का नहीं है, बाबर का अधिकार है, बाबर के वंशजों का अधिकार है? क्या कांग्रेस ये चाहती है? तो हम में से छुपा ही नहीं है, कांग्रेस के शासनकाल में राम जन्मभूमि के मामले को जिस तरह से लटका कर रखा गया, फैसला नहीं होने दिया, और इतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से एक वकीलों की लंबी फौज खड़ी कर दी गई कि यह फैसला हिंदुओं के हित में ना हो जाए। क्या आप भूल गए कि जो कांग्रेस के, आजकल तो वो समाजवादी में है, जो कांग्रेस के लीडर थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उन्होंने राम जन्मभूमि के फैसले पर न्यायपालिका को यह आग्रह किया था सुप्रीम कोर्ट को कि यह फैसला चुनाव के बाद आना चाहिए। 19 का चुनाव था 2019 में, और ये चाहते थे कि यह फैसला इस चुनाव के बाद आए। हमने देखा लगभग हुआ भी कुछ वैसा ही। तो ये चाहते हैं कि जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालतें, ये अगर कांग्रेस के हिसाब से फैसला दें या उस फैसले को डिले करें तो वो जज ठीक है, और अगर ये सच पर चलें तो वो जज गलत है। ये कांग्रेसी किस तरह का एक नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं, ये एक सोची समझी रणनीति है कि इस देश के हित में यदि कोई सेना काम करेगी तो ये उस पर सवाल उठाएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक गलत हुआ है। फिर ये इस तरह के फैसलों पर सवाल उठाएंगे कि जिसके कारण से ये ऐसे लोगों को घेर सकें। कांग्रेस के इतिहास में हमने देखा कि जिस तरह से देश के वैज्ञानिक देश के लिए काम करते हैं, इन्होंने उन पर भी सवाल उठाए। जो देश के डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, इन्होंने वैक्सीन को भी ये कहकर बदनाम किया कि ये वैक्सीन तो मोदी की है। यानी इन्होंने उस समय भी एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की। 1% यदि मान लीजिए कि ये जज साहब मोदी के दबाव में काम कर रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है कांग्रेसियों से कि क्या देश के वैज्ञानिक भी मोदी के कहने पर ये वैक्सीन डेवलप कर रहे थे, तो क्या उसमें कुछ ऐसी चीज डाल दी गई जिससे लोग भाजपा को वोट देंगे, उनका माइंड बदल जाएगा, या वो कोरोना से लड़ने की वैक्सीन है? इस पर कांग्रेसी जिस तरह का दुष्प्रचार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये वैक्सीन लगवाने वाले लोग ये तो भाजपा का ही बटन दबाएंगे, इस वैक्सीन में ऐसी दवाई घोल दी गई है। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? ये किस तरह का दुष्प्रचार है? ये किस तरह का षड्यंत्र है? अब पूरा देश देख रहा है कि ये जिस तरह से एक के बाद एक इस तरह के नैरेटिव चलाने का काम कर रहे हैं। आप देखें कि इस देश में जो कट्टरपंथी लोग हैं वो आतंकवादियों को तो अपना हीरो मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई देश हित में फैसला करता है, सच्चाई का साथ देता, और मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए राम जन्मभूमि का फैसला दिया तो क्या वो गलत था? कोई भी जज होता, जब वो देखेगा कि पुरातत्व विभाग ने बाकायदा जो बाबरी ढांचा था उसके नीचे जब खुदाई हुई
उसमें भी एक मुस्लिम सदस्य थे और पुरातत्व विभाग के उन सदस्य ने बाकायदा जब प्रूफ देखे हैं कि मंदिरों के अवशेष मिले हैं, तो क्या वो उसको इग्नोर कर झूठ बोलते? वो अपने धर्म के लोगों को खुश करने के लिए ये फैसला देते कि साहब यहां तो कोई मंदिर का अस्तित्व नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सारे साक्ष्य हैं। हिंदुओं की आस्था की बात नहीं है, साक्ष्य की बात है। वो साक्ष्य मिले तो जजों में कोई भी व्यक्ति होता, ये एस अब्दुल नजीर की जगह कोई भी होता, क्या वो ये फैसला दे देता आंख बंद करके कि साहब ये तो मेरे धर्म के लोगों के आस्था का सवाल है और इसलिए मैं फैसला देता हूं कि यहां राम का अस्तित्व नहीं है? एक फैसला इन्होंने 3 तलाक को लेकर दिया था, तो क्या उस 3 तलाक में स्त्रियों की दुर्दशा नहीं है कि आप फोन पर गुस्से में यह कह देते हैं अपनी पत्नी को कि तलाक तलाक तलाक, और वो हो गई सड़क पर, संपत्ति का अधिकार उसको मिलेगा नहीं, हर्जाना उसको मिलेगा नहीं। तो ये चाहते थे कि क्या इस तरह से स्त्रियों की, मुस्लिम बहनों की ये दुर्दशा होती रहे? क्या इस परंपरा को बदलना नहीं चाहिए था? अगर ये कहते हैं कि साहब इन्होंने नोटबंदी पर फैसला दिया था मोदी के दबाव में, तो क्या नोटबंदी से आज कश्मीर की पत्थरबाजी बंद नहीं हुई है? क्या नोटबंदी से पाकिस्तान आज कंगाल नहीं हो गया है? क्योंकि ये किससे छुपा है कि जब जो पुराने नोट छपते थे वो पाकिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में नकली नोट छापे जाते थे, क्योंकि जो देश नोट छापने के लिए वो जो पेपर होता है उस पेपर को भारत को दे रहा था। कांग्रेस की नीतियों को देखिए कि उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि वही जो देश है वो पाकिस्तान को भी दे रहा था, और इसी कारण से नकली नोट धड़ल्ले से छपते थे, मार्केट में थे। मोदी सरकार ने जो फैसला लिया, क्या उससे सरकार ने कुछ फायदा लिया या देश का फायदा हुआ? अगर कोई जज ये फैसला देता है कि नोटबंदी बिल्कुल ठीक थी, देश में वो उसका फायदा हुआ है और देश में अराजकता रुकी है, नकली नोटों का चलन रुका है, तो ये क्या चाहते हैं कि वो फैसला ऐसे ना दिया जाए? ये पहली बार नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम की क्या गलती थी? लेकिन क्या आपने देखा है कभी किसी भी कट्टरपंथी ने एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण दिया हो? नहीं। वो हीरो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते थे। उनका आप म्यूजियम देखने जाइए, उसमें भी वो रामचरितमानस रखी है, उनके जीवन के घटनाओं में लिखा है। वो कहते थे सरेआम कि मैं इससे प्रेरित हूं, तो इसलिए आज वो हीरो नहीं हो सकते। हां, देश को तोड़ने की बात करे, हिंदुओं के विरुद्ध जहर उगले, भगवान को, देवी देवताओं को हिंदुओं के गाली दे, वो इनका हीरो कैसे है? ये जो 2 मानसिकता के लोग इस देश के अंदर हैं, इसी में कांग्रेस इसके ऊपर पेट्रोल छिड़कने का काम करती है। और कांग्रेस का एक मकसद साफ दिखाई देता है कि वो अब जुडिशरी में भी इस तरह का प्रेशर बनाना चाहती है, ताकि अब ये तय कर रही है कि या तो हम जैसा कहें वैसा फैसला करो, अगर आप देश के हित में फैसले करोगे, भाजपा के हित की बात छोड़ दीजिए, यदि आप सच का फैसला करोगे तो हम आपको इसी तरह ट्रोल करेंगे। बहरहाल इस तरह का विवाद जो खड़ा किया गया है ये अनावश्यक रूप से है, और अगर ये कहते हैं कि मोदी जी ने ऐसे एक न्यायपालिका के जज को इसका इनाम दिया है कि उन्होंने सरकार के हित में फैसले दिए हैं, तो ये समझ लें कि सरकार के हित में नहीं, ये देश हित में सच्चाई का फैसला था, सबूत और तथ्यों को देखते हुए दिया गया फैसला था। इससे 3 तलाक से आप बताइए किसी हिंदू या मोदी का क्या लाभ है? आप कहेंगे साहब वोट के लिए किया गया, तो वोट के लिए तो व्यक्ति आजाद है। 3 तलाक का फैसला हो गया तो क्या उसके बाद मुस्लिम महिलाएं जितनी भी देश में हैं, क्या वो सब की सब भाजपा की वोटर बन गई हैं? ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ये मांग थी, मुस्लिम महिलाओं की तरफ से ये मांग थी कि हमारे साथ न्याय हो, और ऐसे मामले कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक में गए हैं, जिसमें हमने देखा कि कांग्रेस के टाइम पे शाहबानो के केस में मामले को इसलिए संसद में पलट दिया गया। उस समय भी जो जज थे, फैसला तो उन्होंने भी मुस्लिम महिलाओं के हक में दिया था। उन्होंने कहा कि आप तलाक ले सकते हैं, यह आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला हो सकता है, लेकिन आपको गुजारा भत्ता तो देना ही पड़ेगा। यह फैसला दिया था। तो क्या उस समय जो जज थे जिन्होंने गुजारा भत्ता देने के लिए राजीव गांधी के कार्यकाल में दिया था, इस फैसले में क्या कांग्रेसी ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो जज थे उस समय भी भाजपा के दबाव में इस तरह का फैसला दिया था?
निश्चित रूप से भाजपा तो थी ही नहीं उस समय, राजीव गांधी का शासन था, भाजपा कहीं दूर दूर तक नहीं थी। तो फिर क्या उन जजों को कांग्रेस ने इसलिए आगे नहीं बढ़ाया? और ये जो 2 जज मैंने नाम लिए कि पी सतशिवम केरल के और एम फातिमा बीबी, ये कांग्रेस ने बनाए। तो अब ये भी एक विवाद है कि ये किस लिए बनाए थे? क्या इन्होंने कांग्रेस के हित में फैसले दिए थे? इसलिए कांग्रेस को लगता है कि हमने ऐसा किया था, इसलिए मोदी जी भी ऐसा कर रहे होंगे। बहरहाल ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी इस देश के हित में काम करेगा, कांग्रेसी उसको ट्रोल करेंगे, उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से मैंने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम हो या आपको बता दें आरिफ मोहम्मद खान हो, ये उनको बदनाम करके डिमोरलाइज करने का काम करते हैं जो देश हित के काम में कोई भी लोग लगते हैं। इस साजिश को, षड्यंत्र को सब लोगों को समझना होगा। और आपको मैं ये बता दूं कि जो भी देश हित में काम कर रहे हैं, चाहे वो सेना में है, चाहे वो वैज्ञानिक हैं, चाहे वो जुडिशरी में है, ऐसे लोगों के साथ पूरे देश को खड़े होने की आवश्यकता है। वरना जिस तरह से ये प्रहार करने वाले लोग हैं, जिस तरह की ये टूल किट है, जिस तरह का ये इकोसिस्टम है, इसको लेकर के जो ये इस ट्रोल करने का काम कर रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि आदमी हर बात में इस तरह का विचार करे कि इसका आगे अंजाम क्या होगा। आपको बता दें इसको लेकर के, हालांकि जो हमारे कानून मंत्री हैं उन्होंने, किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा कि एक राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर से इकोसिस्टम काम पर लग गया है। उन्हें यह बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए कि अब भारत को निजी जागीर नहीं मान सकते आप। अब संविधान के प्रावधानों के आधार पर भारत के लोग भारत का मार्ग तैयार करेंगे। ये किरण रिजिजू जी ने कांग्रेसियों को आईना दिखाया है, लेकिन अब बारी आपकी और मेरी है कि ऐसे लोगों को हम एक्सपोज करें, ऐसे कट्टरपंथियों को हम एक्सपोज करें कि ये जो चलन चल रहा है कि आप हर उस मुद्दे पर सवाल उठाएंगे जो देश के हित में होगा और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि मोदी कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। उनके साथ जो भी टीम में है आप उनको बदनाम करेंगे, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे फिर वो न्यायपालिका से जुड़े लोग हों, चाहे वो वैज्ञानिक हों, फिर चाहे वो सेना के अफसर हों। जो सेना के अफसर रिटायर के बाद कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे वो तो अच्छे हैं, और जिन्होंने देश हित में काम नहीं किए हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, वो ही कांग्रेस के साथ क्यों खड़े होते हैं, ये भी एक सवाल है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।